हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा यकीन बैच में, और चैप्टर का नाम है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना इंटरेस्टिंग हमारा केमिकल बॉन्डिंग रहा था, उतना ही कंसेप्चुअल है, उतना ही ट्रिक वाला चैप्टर है, उतना ही मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में, साथ के साथ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बेटा जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर जाना था कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में तीन तरीके के बॉन्ड हमने पढ़े थे, कोवेलेंट, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट और आयनिक हमने वहां पूरा पढ़ लिया था, कोऑर्डिनेट हम यहां पढ़ेंगे। क्लियर? सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में था वॉन्डरवॉल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमने वहां पर कंप्लीट कर लिया था। कुछ बच्चे काफी बार लिख चुके हैं कि मैम आपने केमिकल बॉन्डिंग में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं पढ़ाए, डायपोल 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 इंड्यूस डायपोल। बेटा वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नहीं है, वो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का, अब चाहे एनसीईआरटी देखो, वो एकदम स्टार्टिंग पोर्शन उस चैप्टर का है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग का नहीं है। क्लियर? रेस्ट बेटा हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर जो तीन चार थ्योरीज दी गई हैं, फॉर एग्जांपल वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नेक्स्ट सीएफटी, ये सारी थ्योरीज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है। क्लियर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे बेटा हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक सिंगल वेस्पर थ्योरी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम उसी तरीके से जब हम इस चैप्टर में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे पहुंचेंगे तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, 90% क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम अगर कहीं से आते हैं तो वो सीएफटी और उसकी एप्लीकेशन से आते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमारे बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सी भी नहीं आता उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम शुरुआत से हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, एवरी क्लास इज इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज रिक्वायर्ड एवरी डे। क्लियर? आज हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं बेटा, एक भी लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको नहीं छोड़ना है। काफी लंबा चैप्टर है, हो सकता है हमें टाइम ज्यादा लगे, बट कोई बात नहीं, हर क्लास को आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन फोकस के साथ फॉलो करना है। क्लियर? एकदम शुरुआत से बात करते हैं बेटा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है बेटा कि हम कवर कर लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जनरल इंट्रोडक्शन। रेस्ट ये वर्ड का मतलब अभी आपको पता नहीं होगा, और हो सकता है आपने सुना जरूर हो, कोई बात नहीं, आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका नाम आपने पहले भी सुना हुआ है, लेकिन यहां हम ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम का। लेकिन ये टर्म्स, ये टर्मोलॉजीज, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, उसके लिए हम आज चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? अब एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूं ताकि हम समझ पाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। बेटा आपको कोई भी दो सॉल्ट दे दिए जाए, क्लियर, कोई भी दो सॉल्ट दे दिए, सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, लाइक K2SO4 हो गया, लाइक AlCl3 हो गया, लाइक FeCN6 हो गया। ये जितने भी सॉल्ट्स हैं, अगर इन सॉल्ट्स को मिलाया जाए, क्लियर, क्या किया, इधर से एक सॉल्ट लिया, इधर से दूसरा सॉल्ट लिया, दोनों को एक्वस फॉर्म में मिक्स किया, दोनों को हीट किया, थोड़ी देर के लिए साथ में रखा, फिर वेपराइज किया, और फिर हमारे पास क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो वो जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हुआ, वो फॉर्मेशन जो क्रिस्टल का हुआ, वो कंपाउंड जो हमारे पास आया, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हमने क्या किया बेटा, हमारे पास कोई भी दो तरीके के सॉल्ट्स थे, क्लियर, हमने सॉल्ट्स को मिक्स किया। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ए प्लस सॉल्ट बी को मिक्स किया, अच्छे से स्टिर किया, फिर हमने उन्हें हीट किया, हीट करने के बाद हमने उन्हें वेपराइज किया, वेपराइज करने के बाद हमारे पास किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? क्रिस्टल्स का। जिन क्रिस्टल्स का हमारे पास फॉर्मेशन हुआ, वो क्रिस्टल्स, वो कंपाउंड
क्या कहलाते हैं? वो कंपाउंड कहलाते हैं एडिशन कंपाउंड। क्लियर? अब वो जो एडिशन कंपाउंड है वो दो तरीके से क्लासिफाई हुए। कैसे क्लासिफाई हुए बेटा? डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन, और वी कैन से इट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर रखना बेटा ये वर्ड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो, एक ही बात है। क्लियर? बात करते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है। तो हमने जो दो सॉल्ट मिक्स किए, क्लियर, दो सॉल्ट हमने मिक्स किए, मिक्स करने के बाद हीट किया, दोनों को साथ में रखा, वेपराइज किया, क्रिस्टल्स आए। अब जो क्रिस्टल्स हमारे पास आए, हम उन्हें एक्वस फॉर्म में लेकर गए। हम उन्हें एक्वस फॉर्म में लेकर गए तो वो क्रिस्टल्स जो है आयनाइज हो गए, वापस आयंस में कन्वर्ट हो गए। तो जो क्रिस्टल हमारे पास था उसके अंदर जो आयंस थे, अगर सेम आयंस उसकी एक्वस फॉर्म में भी हैं, दैट मीन्स वो एक डबल सॉल्ट है। यानी कि वो सॉल्ट जो किसी भी सॉल्ट के साथ मिक्स होकर बना हुआ है और उसने अपनी आइडेंटिटी को, उसमें प्रेजेंट आयंस ने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। जो आयंस पहले प्रेजेंट थे वो आयंस अब भी प्रेजेंट है, लेकिन वहीं पे उन्हीं क्रिस्टल्स को जब हमने एक्वस फॉर्म में डाला तो हमारे पास सेम आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, डिफरेंट आयंस का फॉर्मेशन हुआ। वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? वो हमारे पास एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और वी कैन से इट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर जो हमारे पास आयंस प्रेजेंट थे उन्होंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता, वो आयनाइज नहीं होता। और अच्छे से समझ आएगा, एग्जाम्पल से बताती हूं, ठीक है? डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल देखना बेटा, डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी उसके बाद में। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल देना। मान लो हमने दो सॉल्ट मिलाए, कौन कौन सा? एक हमने मिलाया K2SO4 और दूसरा सॉल्ट हमने मिलाया Al2SO4 होल थ्राइस। नाम तो सुना होगा बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट। इन दोनों सॉल्ट को मिलाया। जब इन सॉल्ट को हमने मिलाया, पहले तो हमारे पास यहां पे कौन कौन से आयंस प्रेजेंट थे? K प्लस प्रेजेंट था, SO4-2 प्रेजेंट था, यहां पर Al प्लस 3 प्रेजेंट था, SO4-2 प्रेजेंट था। लेकिन जब हमने इन दोनों को मिलाया, हीट किया, वेपराइज किया, तो यहां से हमारे पास जो क्रिस्टल्स बने, उन क्रिस्टल्स का फॉर्मूला क्या था? उन क्रिस्टल्स का फॉर्मूला था K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। पोटाश एलम कहते हैं बेटा इसे, फिटकरी। तो ये क्रिस्टल जो है, ये फिटकरी जो है, वो एग्जाम्पल है किसका? डबल सॉल्ट का। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास सॉल्ट बनकर आया है, अगर इस सॉल्ट को फिर से पानी में मिला दिया जाए, अगर इस सॉल्ट को फिर से पानी में मिला दिया जाए, तो हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से आयंस आएंगे बेटा? फिर से K प्लस, SO4-2, Al प्लस 3, SO4-2 यहां से। यानी कि जो आयंस पहले प्रेजेंट थे वो आयंस अब भी प्रेजेंट है। अगर इस सॉल्ट को हम यूज करें टेस्ट फॉर पोटेशियम आयन के लिए, यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देगा, क्योंकि पोटेशियम इसमें अभी भी प्रेजेंट है, सल्फेट इसमें अभी भी प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम इसमें अभी भी प्रेजेंट है, सल्फेट इसमें अभी भी प्रेजेंट है। तो सिंपल यार, दो सॉल्ट को मिलाने पर, हीट करने पर, वेपराइज करने पर जो क्रिस्टल्स बनकर आए, वो क्रिस्टल दो तरीके के हो सकते हैं। या तो वो डबल सॉल्ट हो सकता है या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है। इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि डबल सॉल्ट वाला जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो अपने आयंस की आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। जिन सॉल्ट से मिलकर वो बना हुआ है उन सभी आयंस का वो बाद में भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। वहीं पे अगर हम बात करें बेटा किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो मान लो यहां पर हमने दो सॉल्ट मिलाए, यहां पर हमने दो सॉल्ट मिलाए, कौन कौन से? एक हमने मिलाया KCN और एक हमने मिलाया फेरस साइनाइड।
हमने इन दो सॉल्ट को मिक्स किया, ध्यान से देखना बेटा, इसको भी और उसको भी। इन दो सॉल्ट को मिक्स करने पर हमारे पास यहां से जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ वो फॉर्मेशन किसका हुआ, K4FeCN ट्वाइस। क्लियर? किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, K4FeCN, अच्छा ठीक है, K4FeCN6। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखना बेटा, क्या कि जब ये सॉल्ट इनिशियली आपके पास प्रेजेंट थे तो यहां पर कौन से आयंस थे, इसके अंदर Fe+2 आयन था, इसके अंदर साइनाइड आयन था, इसके अंदर K+ आयन था, इसके अंदर साइनाइड आयन था। लेकिन ये जो कंपाउंड हमारे पास बनकर आया है, अगर हम इसको पानी में डालें तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 4K प्लस FeCN6-, ये इन आयंस का फॉर्मेशन करेगा। अब ये आयरन का और साइनाइड का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो सिंपल बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम का अराइज कैसे हुआ, कोई भी दो सॉल्ट हो सकते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड और बेस से मिलकर बनते हैं। NaCl मिला लिया, KCl मिला लिया, MgCl2 मिला लिया। आप पढ़ोगे मेटलर्जी में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, इप्सम सॉल्ट, मोर सॉल्ट। तो ये सब जो सॉल्ट्स होते हैं वो एग्जांपल है डबल सॉल्ट के। क्यों, दो सॉल्ट को मिलाया, हीट किया, वेपराइज किया, क्रिस्टल्स बने। वो क्रिस्टल जो थे जब उनको टेस्ट किया एक्वस फॉर्म में, तो जो आयंस पहले थे वो आयंस अब भी प्रेजेंट है, तो वो एग्जाम्पल हो गया डबल सॉल्ट का। वहीं पे बेटा दो कंपाउंड को मिलाया, हीट वेपराइज किया, फिर जो क्रिस्टल्स बने, उन क्रिस्टल्स को जब हमने पानी में मिलाया तो हमारे पास डिफरेंट आयंस का फॉर्मेशन हुआ, और उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? तो ये वर्ड का मतलब क्लियर हो गया होगा बेटा कि डबल सॉल्ट, एडिशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है। अब हमें इन दोनों का नाम भी नहीं लेना, हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। ये कंपाउंड को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। आज हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से। नेक्स्ट अब हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यस बेटा, मैंने एडिशन कंपाउंड के बारे में क्या बताया, अभी हमने देखा था एडिशन कंपाउंड क्या होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी हम दो कंपाउंड को, जब भी हम दो सॉल्ट को ऐड करते हैं, क्लियर, वेपराइज करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उनके क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। तो व्हेन टू सॉल्ट्स आर मिक्स्ड टुगेदर, व्हेन टू सॉल्ट्स आर mixed together and stand for some time, then after heating, then on cooling, crystals are formed. Crystals are formed, known as, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, वो क्रिस्टल्स ही क्या कहलाएंगे, वो क्रिस्टल्स कहलाएंगे दैट एडिशन कंपाउंड। और ये एडिशन कंपाउंड दो तरीके से क्लासिफाई हुए हैं। नंबर वन दैट इज डबल सॉल्ट, एंड नंबर टू दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा डबल सॉल्ट क्या होता है, अभी मैंने पूरा आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया है, बस इसको अब हम लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन डबल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, they have exactly same ions, they have exactly
same ions as in their मतलब जिस सॉल्ट से मिलकर वो बना है, जिस सॉल्ट से मिलकर वो बना है उसमें जो आयंस प्रेजेंट थे वो सेम आयंस प्रेजेंट हैं डबल सॉल्ट के अंदर, तो वो सभी आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूं, फिर से बता देती हूं। फॉर एग्जाम्पल K2SO4 को हमने मिक्स किया Al2SO4 के साथ, तो उसने फॉर्मेशन किया K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O का। अब इस केस में अगर हम देखें यहां से, तो यहां पर पोटेशियम आयन था, सल्फेट आयन था, एल्यूमिनियम आयन था, सल्फेट आयन था, दोनों को मिक्स करके हीट किया, वेपराइज किया, तो ये क्रिस्टल्स बने। फिटकरी कहते हैं ना पोटाश एलम, ये जो क्रिस्टल्स बने इनका फिर से अगर हम टेस्ट करेंगे तो वापस सेम आयंस प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, डबल सॉल्ट। वहीं पे बेटा कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा, दे हैव सम डिफरेंट आयंस, दे हैव सम डिफरेंट आयंस। तो ये तो क्लियर है कि भाई एग्जाम्पल तो इसी का है ये एडिशन कंपाउंड का, लेकिन ये कैसा वाला एडिशन कंपाउंड है कि जिन दो सॉल्ट को आप मिला रहे हो, जिन दो सॉल्ट को आप मिला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल KCN प्लस फेरस साइनाइड, इन दो सॉल्ट्स को मिलाया तो यहां से कॉम्प्लेक्स बना जिसका नाम है K4FeCN6। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, यहां पर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट थे इनके सॉल्ट के अंदर, K प्लस Cl माइनस Fe प्लस Cn माइनस। लेकिन जो ये कंपाउंड यहां से बनकर आए, जो क्रिस्टल्स यहां से बनकर आए, इनका जब हमने टेस्ट किया तो यहां पर पोटेशियम तो था लेकिन यहां पर हमें साइनाइड आयन नहीं मिला, तो हमें यहां से क्या आयंस मिले, हमें यहां से मिले पोटेशियम और FeCN6 होल -4। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि ये जो ब्रैकेट मैंने रिप्रेजेंट किया है ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, और इसके अंदर जो भी होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता, वो आयंस में नहीं टूटता। क्लियर। तो बस अब यहीं से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने जाना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, अभी हमने इसको रिप्रेजेंट करना इस तरीके से सीखा, लेकिन इसके लिए भी थ्योरीज दी गई थी। वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, EAN पढ़ेंगे, VBT पढ़ेंगे, CFT पढ़ेंगे, LFT सिलेबस में नहीं है। ये सारी थ्योरीज सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए दी गई थी। क्लियर। स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को, और सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, और सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैं आपको बताने जा रही हूं कि यहां पर कैसे कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो ये कंपाउंड, चलो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। क्या था बेटा हमारे पास, K4FeCN6। क्लियर। यहां पर एक एक चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर। सबसे पहली बात, ये जो ब्रैकेट होता है ना बेटा, ये जो ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट किसे रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता, यानी कि वो आयंस में कभी नहीं टूटता। ये ब्रैकेट के बाहर जो आयंस होते हैं, ब्रैकेट के बाहर चाहे इधर हो या इधर हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कि वो प्रेजेंट है कहां पर, वो प्रेजेंट है आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर। कहां बेटा, आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर। नेक्स्ट बेटा, यहां पर ये कैसे टूटेगा ये आपको पता ही है। नेक्स्ट बेटा, यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो लिखा हुआ रहता है, ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है ये होता है क्या बेटा, सेंट्रल मेटल एटम।
क्या होता है बेटा? सेंट्रल मेटल एटम, और इसे शॉर्ट में हम CMA भी बोलेंगे। ये क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट बेटा, ब्रैकेट के अंदर पहला मेटल छोड़ के जो भी दे रखा होता है वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं हमारे पास लीगेंड्स। क्या होते हैं बेटा? लीगेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, यहां पर ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कितने लीगेंड्स प्रेजेंट हैं? ये नंबर ऑफ लीगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किससे बेटा? नंबर ऑफ लीगेंड्स। और हम बोल सकते हैं ये हमें क्या हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हमें यह भी नहीं पता है क्या होता है, ये भी मैं डिस्कस करूंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? तो यहां पर ये स्पीसीज होती है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। लीगेंड क्या होता है, ये क्या होता है। और बेटा जब ये टूटता है तो ये यहां से क्या बनाता? अगर ये आयनाइज होता तो ये किस तरीके से आयनाइज होगा? 4K+, क्योंकि जो पहले लिखा हुआ है वो कैटायन है, जो बाद में लिखा हुआ है वो एनायन है। जो पहले लिखा हुआ है अगर वो ब्रैकेट में नहीं है तो वो सिंपल कैटायन है, और जो बाद में लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में है तो वो कॉम्प्लेक्स एनायन है। ब्रैकेट जैसे ही आ जाए, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि इसके अंदर जो भी प्रेजेंट है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। तो यहां पर ये कैसे टूटेगा? 4K+, ये पूरा एनायन है तो इस पे क्या चार्ज जाएगा बेटा? FeCN6 4-। और ये जो 4K+ है जो कि आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं बेटा? काउंटर आयन। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है बेटा, बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन अगर हमें ये भी नहीं आती है तो हम आगे क्या पढ़ेंगे हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम लोग एकदम जीरो से चल रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। तो अभी हमने जिक्र किया कि हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर कभी भी इस फॉर्म में मिलता है तो अब मैं जब जब बोलूं सेंट्रल मेटल एटम तो स्ट्राइक करना चाहिए आपको कि मैम इसकी बात कर रही है। लीगेंड्स, आगे वाले मेटल को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है वो सारे के सारे लीगेंड्स होते हैं। क्लियर? एक बार इसको ध्यान से देख लो बेटा, फिर हम इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो ये कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास, इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या टर्म्स क्या होती हैं जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये क्या है बेटा? ये जनरली हमारे पास क्या होते हैं? जनरली जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक metals acts as central metal atom due to, किस वजह से बेटा? due to their small size, उनका जो छोटा साइज होता है, due to their small size, high nuclear charge, high nuclear charge and presence of vacant d orbital। तो बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पहला मेटल लिखा हुआ होगा वो जनरली 95% आप देखोगे कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक मेटल होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम की तरह वो डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बिहेव करता है? क्योंकि उसका स्मॉल साइज होता है, न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, तो वो हमारे उसके पास वेकेंट
डी ऑर्बिटल है तो उसके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक जना दे और दूसरा जना ले तो वहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऐसा हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? लिगेंड्स की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये साइनाइड लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? तो लिगेंड्स क्या होते हैं? कोई भी ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स having tendency to donate electron pair to the central metal atom to form कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो वहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्या टर्म है? दैट इज डेंटिसिटी। इसका नाम भी आपने पहली बार सुना है? यस, बिल्कुल पहली बार सुना है। तो डेंटिसिटी क्या होती है बेटा? हमारे पास लिगेंड्स होते हैं। क्लियर? तो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं तो उस केस में ये लिगेंड की प्रॉपर्टी है जो हमें बताएगी कि उसके पास कितनी डोनर साइट्स हैं। ठीक है? तो डेंटिसिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड tells about the number of donor sites। किसी भी लिगेंड के पास कितनी डोनर साइट्स हैं ये उसके बारे में बताता है, तो उससे हम क्या कहते हैं बेटा? डेंटिसिटी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैम लिगेंड में आपने लिखवाया कि वो ग्रुप ऑफ एटम है जिसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, हम कैसे पहचानेंगे बेटा? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर किस फॉर्म में डोनेट कर सकता है? या तो उसके पास क्या हो बेटा? या तो उसके पास लोन पेयर हो। क्लियर? या उसके पास नेगेटिव चार्ज हो। तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? लिगेंड की तरह बिहेव करता है। और तो मैं लिगेंड्स के एग्जांपल, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन भी बताऊंगी। नेक्स्ट बेटा, डेंटिसिटी की हम बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर सुना हो किसके बारे में? आपने अगर सुना हो किसके बारे में? ऑक्सलेट के बारे में। नहीं सुना होगा, आज सुन लो। ऑक्सलेट बोलते हैं बेटा किसे? C2O4 -2 को। क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, O माइनस। ये होता है C डबल बॉन्ड O, O माइनस। यहां पर ये जो हमारे पास लिगेंड है ये दो जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी डेंटिसिटी 2 हो गई। तो डेंटिसिटी इज ऑल अबाउट कि कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है आपके पास, वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी डेंटिसिटी होती है। तो ये जो ऑक्सलेट है ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई बेटा? इसकी डेंटिसिटी हो गई यहां पे 2। क्लियर है? तो ये बेसिक टर्म्स है बेटा, एकदम सिंपल सिंपल, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें किसी की डेंटिसिटी देखनी है तो हमें उस लिगेंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उसके पास कितनी डोनर साइट है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके पास कितनी डोनर साइट्स हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो दीज आर द बेसिक टर्म्स जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो सेंट्रल मेटल एटम ये जो होता है जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो ये देगा और ये लेगा, एक जना दे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को और शेयर दोनों करें, उसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते थे, याद है? तो यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लिगेंड होता है। अगर ये ब्रैकेट
स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज के साथ तो ये कॉम्प्लेक्स केटायन है, अगर ये ब्रैकेट बाद में लिखा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। सेंट्रल मेटल एटम का केटायन एनायन के साथ दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इनको तोड़ने की कोशिश भी मत करना, ये हमेशा साथ में रहेंगे। अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो या तो ये कॉम्प्लेक्स केटायन हो सकता है अगर आगे लिखा हुआ है, अगर बाद में लिखा हुआ है ब्रैकेट तो कॉम्प्लेक्स एनायन हो सकता है, और अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो या कॉम्प्लेक्स बोलो एक ही बात है, बस दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये ऐसा हमारे पास एडिशन कंपाउंड है जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है अपने आयंस की, और यहां पर इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जब जब अगर कभी यूज किया जाए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो स्ट्राइक करना चाहिए ये कभी भी आयनाइज नहीं होगा, इसलिए उसके बाहर वाले आयंस को हम आयनाइजेबल स्फीयर में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो आयनाइजेबल होते हैं, वो आयंस में टूटेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी है वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। दैट बेटा कॉम्प्लेक्स, अब ये तो क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्स बोले तो ब्रैकेट। क्लियर? अब अगर इस ब्रैकेट पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर इस ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और अगर इस ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल इसके एग्जांपल्स देख लो बेटा, लिखा भी हुआ है पर दिख नहीं रहा है इसलिए रिप्रेजेंट कर रही हूं। CONH3 होल 6 3+। भाई ब्रैकेट इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर उस ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कॉम्प्लेक्स केटायन है। क्या है बेटा? वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और वी कैन से इट दैट इज कॉम्प्लेक्स केटायन। वहीं पे बेटा अगर उस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कॉम्प्लेक्स एनायन है। फॉर एग्जाम्पल FeCN6 होल -3, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉम्प्लेक्स एनायन। क्लियर? वहीं पे बेटा इस पे कोई चार्ज नहीं है, देख लो ध्यान से, तो ये नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। जिसपे कोई चार्ज नहीं हो वो कहलाता है दैट इज नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स, और इसे हम क्या बोलते हैं? और इसे हम बोलते हैं दैट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? देख लो एक बार ध्यान से बेटा, इस तरीके से इन्हें आपको याद भी करना है, क्योंकि ये बेसिक चीज है। क्योंकि ये चीजें क्लियर हो गई ना बेटा, फिर मैं आपको नॉमेनक्लेचर की 2 लाइन भी बोलूंगी ना, आप किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करोगे, आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी अगर बेसिक टर्म्स आपके दिमाग में सेट हो जाए। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम ये होता है, केटायन ये होता है, एनायन ये होता है, मिक्स नहीं करना है बस कुछ भी। ठीक है? नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स। आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जैसे ये 4 एग्जांपल आपको दे रखे हैं। आपको जानना क्या है? पता है ये है बचपन से कि कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। अगर कैटायन सिंपल है तो सिंपल है, अगर कैटायन ब्रैकेट है तो कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें बस यही आइडेंटिफाई करना था कि कॉम्प्लेक्स का टाइप कैसा है। तो ध्यान से देखो बेटा, पहले Na3 लिखा हुआ था, फिर FeC2O4 थ्राइस पे -3 चार्ज था। तो मैंने क्या कहा? पहले हमेशा कैटायन होता है, बाद में हमेशा एनायन होता है। क्लियर? तो कैटायन ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? यहां पर हमारे पास सिंपल कैटायन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है। एनायन कैसा है बेटा? कॉम्प्लेक्स है। सेम एज इट इज बेटा सेकंड वन देखना, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, तो अब इस केस में ये कैसा हो गया बेटा? ये हो गया हमारे पास नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर? वैसे वहां पर वो -3 लगा हुआ है, अगर हमें बताना हो कि ये कंपाउंड टूटेगा कैसे तो हम ये भी बता सकते हैं। कैसे टूटेगा बेटा ये कंपाउंड? 3Na प्लस एनायन क्या है? FeC2O4 होल थ्राइस -3।
क्लियर, ये इस तरीके से टूटेगा। तो कैटायन कैसा निकला, सिंपल। एनायन कैसा निकला, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। नेक्स्ट वन नॉन आयनिक, ना कैटायन है ना एनायन है। नेक्स्ट वन देखो बेटा, जो पहले लिखा हुआ होता है वो कैटायन होता है, जो बाद में होता है वो एनायन होता है। तो पहले ही ब्रैकेट बना हुआ था, तो ये कैटायन ये एनायन। तो कैटायन कैसा है ब्रैकेट के अंदर, तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, दैट इज कॉम्प्लेक्स कैटायन। क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन। और एनायन कैसा है बेटा, सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड हियर सिंपल एनायन। नेक्स्ट बेटा यहां पर देखेंगे, पहले लिखा हुआ है कैटायन, बाद में लिखा हुआ है एनायन। तो पहले वाला अगर ब्रैकेट में नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, दैट इज सिंपल कैटायन। कैटायन कैसा है बेटा, सिंपल। और एनायन कैसा है बेटा, एनायन की अगर हम बात करें तो एनायन ब्रैकेट के अंदर है, एनायन ब्रैकेट के अंदर है तो उसको हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन। तो अभी हम सिर्फ कैटायन एनायन को पहचानना सीखे हैं, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के बारे में जानना सीखे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी दो तरीके के होते हैं, डिफाइन तो इन्हें बहुत तरीके से किया जाता है, लेकिन हम अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से इन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक, ये किस बेसिस पे डिसाइड किया गया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है पता तो चली जाएगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिगेंड प्रेजेंट है, उसके अंदर जो लिगेंड प्रेजेंट है वो अगर सेम टाइप के हैं तो उन्हें हम कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और उस ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं बेटा, हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के लिगेंड होंगे, उन्हें हम बोलेंगे होमोलैप्टिक। तो फिर हेट्रोलैप्टिक क्या हो गया बेटा, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोलैप्टिक लिगेंड। एग्जाम्पल देखो बेटा, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दे रखा है K4FeCN6। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है तो आप क्या बोलोगे, आयरन। मैंने पूछा लीगेंड कौन है, तो ब्रैकेट के अंदर पहला मेटल छोड़ के जो भी है वो लीगेंड है, तो लीगेंड यहाँ पर कौन है, साइनाइड। लेकिन यहां पर देखो, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। क्लियर। और ब्रैकेट में पहला मेटल छोड़ के जो भी लिखा हुआ है वो सब के सब क्या है, लीगेंड, ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर इस सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर लीगेंड अमोनिया भी है बेटा, यहां पर लीगेंड नाइट्रो ग्रुप भी है। कितने हैं ये पूछा नहीं है। तो उसके पास एक से ज्यादा टाइप की लीगेंड है, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर एक ही टाइप का लीगेंड है, कितने हैं डजंट मैटर, एक ही टाइप का लीगेंड है, तो उसे हम कहते हैं दैट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर बेटा, बेसिक टर्म्स है, इजी से, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। नेक्स्ट हम बेटा इन लीगेंड्स को, लीगेंड क्या होते हैं पता चल गया, लीगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। तो ये लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये हम किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेसिस पर ये लिगेंड्स क्लासिफाई हुए हैं। अगर किसी लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो एनायनिक लिगेंड है। अगर किसी लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो वो न्यूट्रल लिगेंड है। और अगर किसी भी लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारा कैसा लिगेंड है, कैटायनिक। फॉर एग्जाम्पल NO2+, ये कौन सा लिगेंड कहलाता है, ये कहलाता है नाइट्रोनियम आयन।
ये भी लीगेंड होता है। नेक्स्ट बेटा NO+, ये कौन सा लीगेंड है? दैट इज नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया? कैटायनिक। एनायनिक की बात करते हैं बेटा, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो हैलोजेंस जो होते हैं, जब उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक हैलोजन है तो हेलो भी बोलते हैं और हेलिडो भी बोलते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? आगे IDO लगा देते हैं। मैम ये क्या बोल रहे हो? बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब लिगेंड्स का नाम लिया जाता है तो लिगेंड्स के कुछ नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। तो क्या क्या नाम है बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हैलोजन है तो उसके आगे IDO लगा देते, तो हेलिडो भी बोलते हैं और हेलो भी बोलते हैं। मतलब क्लोरीन है तो क्लोरिडो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमीडो ब्रोमो। तो क्या क्या नाम दिए जाते हैं बेटा, वो मैं आपको सारे लिखवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल Cl- है तो उसके लिए हम यूज करते हैं दैट क्लोरिडो। अगर Br- प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं दैट इज ब्रोमीडो। और कोई भी हैलोजन हो बेटा, अगर फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरिडो। क्लियर? तो यहां पर अगर हमारे पास H- प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज हाइड्रीडो। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हमारे पास OH- है तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सो। क्या बेटा? हाइड्रोक्सो। ये नाम आपको याद रखने हैं। अगर हमारे पास SO4-2 है तो इसको हम बोलते हैं सल्फेटो। यानी कि वो हर ग्रुप ऑफ एटम जिसमें नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है, तो उसे हम बोलते हैं लीगेंड, एनाइनिक लीगेंड। एजाइड को बोलते हैं एजिडो। तो जब जब ये लीगेंड की फॉर्म में होंगे, ये इनके नाम होंगे जो आपको याद रखने हैं। उसी तरीके से बेटा हमारे पास कुछ न्यूट्रल भी हैं, इन्हें हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, इन्हें हम नॉन आयनिक भी बोल सकते हैं, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बिल्कुल लीगेंड है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, तो नॉन आयनिक न्यूट्रल लीगेंड है। और इसका नाम क्या यूज होता है? दैट इज एक्वा। उसी तरीके से बेटा अमोनिया है, अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अमीन। क्या यूज करते हैं? अमीन। और जब इनका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ना बेटा, तो हम यही वाला नाम यूज करने वाले हैं। सेम इसी तरीके से बेटा CO, कार्बन के बराबर ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे कहते हैं, ये भी न्यूट्रल लीगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसके लिए हम बोलते हैं कार्बोनिल। NO, ये भी न्यूट्रल लीगेंड है, इसके लिए हम यूज करेंगे नेम दैट इज नाइट्रोसिल। सेम इसी तरीके से बेटा NH2, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इसके लिए हम नाम यूज करते हैं दैट इज हाइड्रोजीन। ये भी क्या है? ये भी एक न्यूट्रल लीगेंड है। तो लीगेंड्स क्या होते हैं पढ़ चुके हैं। ये हमने यहां पर इनका पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब नॉमेनक्लेचर करेंगे या नॉमेनक्लेचर से कभी फॉर्मूला बनाना है तो हमें ये ही नाम मिलते हैं जो हमें पता होने चाहिए। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इन्हीं लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कहां गया? यस, लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन हुआ है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा मोनोडेंटेट क्या होगा, बायडेंटेट क्या होगा, राइट? तो बस उसी तरीके से हम इन्हें डिफाइन कर देते हैं। तो बेटा मोनोडेंटेट लीगेंड्स क्या होते हैं? क्लियर है? जिनके पास डोनर साइड कितनी होती है? 1 होती है। तो दोज लीगेंड्स हैविंग 1 डोनर साइट, जिनके पास एक डोनर साइट होती है उन्हें हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। जिनके पास 2 डोनर साइट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायडेंटेट।
जिनके पास 3 डोनर साइट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्राइडेंटेट। जिनके पास क्या 2 से ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं, क्लियर, हैविंग टू और मोर देन टू, जनरली मोर देन 2 डोनर साइट्स, उन्हें हम बोलते हैं दैट इज फ्लैक्सीडेंटेट और पॉलीडेंटेट। फ्लैक्सीडेंटेट अभी नहीं डिस्कस किया। तो देखना बेटा, यहां पर मान लो कोई भी लीगेंड है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देकर ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो वो मोनोडेंटेट हो गया। कोई लीगेंड है, एक ही लीगेंड है बेटा, उस एक लीगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिन्हें देकर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो वो हो गया बाइडेंटेट। अगर किसी लीगेंड के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, आइदर इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर, तो वो है ट्राइडेंटेट। और जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज पॉलीडेंटेट लीगेंड। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास और कौन कौन से लीगेंड्स हैं, वन बाय वन हम सारे डिस्कस करते हैं। दैट कीलेटिंग लीगेंड्स। कीलेटिंग लीगेंड्स क्या होते हैं बेटा? कीलेटिंग लीगेंड्स होते हैं जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट्स हो और दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द मेटल आयन। दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द मेटल आयन। जो भी हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसके अराउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर तो होते ही होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर वो एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करें। इसका एग्जाम्पल देखना बेटा, एक लीगेंड है हमारे पास जिसका नाम है EN। इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलीन डायअमीन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करूं तो इथाइलीन डायमीन क्या होता है, CH2। ये ग्रुप कहलाता है इथाइलीन और ये कहलाता है डायअमीन। अब यहां पर ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, यहां पर ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसके पास है तो 2 डोनर साइट, लेकिन ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि इसके पास 2 डोनर साइट हैं। इसको मैं आपको क्लियरली रिप्रेजेंट करके बताऊं, यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, क्योंकि एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। CH2, इसके पास एक डोनर साइट है ये, और इसके पास एक डोनर साइट है ये NH2 के पास। ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसने क्या किया बेटा, एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। तो वो लीगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा कीलेटिंग लीगेंड्स। क्लियर? और ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लीगेंड्स कम हो जाते हैं, और लीगेंड्स कम हो जाएंगे तो हिंड्रेंस कम होगा, और हिंड्रेंस कम होगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। ये हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में आगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज फ्लैक्सीडेंटेट लीगेंड। फ्लैक्सीडेंटेट लीगेंड क्या होते हैं बेटा? ये वो लीगेंड्स होते हैं जो वेरिएबल डेंटिसिटी शो करते हैं। दे shows वेरिएबल डेंटिसिटी। वेरिएबल डेंटिसिटी का मतलब यह है बेटा, वो डेंटिसिटी 1 से ज्यादा शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा लैब्स वगैरह में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम EDTA का, सुना है बेटा? इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसका नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? इसकी फुल फॉर्म भी लिख देती हूं, दैट इज इथाइलीन। अभी हम सारे लिगेंड्स फिर से डिस्कस करेंगे। इथाइलीन
इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, इसको ऐसे ही लिखा हुआ देखोगे आप कॉम्प्लेक्स के अंदर, डायमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। ये जो लिगेंड होता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, CH2 इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब ये जो हमारे पास होता है ना बेटा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, यहां पर इसके पास अगर हम टोटल पूछें तो इसके पास कितनी डोनर साइट होती हैं, यहां पर बेटा इसके पास टोटल डोनर साइट 6 होती हैं। कैसे, ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये 4 जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो जब ये इन चारों से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तब ये डेंसिटी क्या शो कर रहा है, 4। जब ये इन चारों के साथ और इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये डेंसिटी शो कर रहा है 5। और अगर ये 6 के 6 यूज कर रहा है तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 6। तो इसकी डेंसिटी यहां पर वेरिएबल होती है क्योंकि एक से ज्यादा पॉसिबल डेंसिटी ये शो कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है। मैम बाकियों में ऐसा क्यों नहीं था, बाकियों में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, ये तो बने हुए डाटा है ना बेटा, तो उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है इसने डेंसिटी 4 भी शो की हुई है, कुछ एग्जांपल्स में डेंसिटी 5 भी शो करी हुई है और डेंसिटी 6 भी शो की हुई है। और इस पे चार्ज अगर आप देखो तो चार्ज कितना है, -4। तो अब ये चार्ज जो डेंसिटी आपको पता होने चाहिए हर लिगेंड के, क्योंकि अभी मैं लास्ट में सारे लिगेंड्स आपको बनवाऊंगी जितने भी आपके सिलेबस में हैं, उन सभी लिगेंड्स की डेंसिटी, उन सभी लिगेंड्स पे कितना चार्ज होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जब उनका डेंसिटी और चार्ज आपको अच्छे से पता होगा तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर में कोई गलती नहीं करोगे। जब आप वो कैलकुलेट अच्छे से करना सीख जाओगे तो आईयूपीएससी में कोई गलती नहीं करोगे। जब आईयूपीएससी में कोई गलती नहीं करोगे तो वीबीटी सीएफटी के क्वेश्चंस और इजी लगेंगे। क्लियर? सबसे पहले ये जानो कि ये हमारे पास लिगेंड्स हैं, इनको हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे कैसे टाइप्स के हमारे पास लिगेंड्स होते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लिगेंड्स में ही, दैट इज, अब हम सारे लिगेंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास लिगेंड्स के नाम हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ लिगेंड्स हैं ये, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ लिगेंड्स। आपको ध्यान क्या देना है बेटा, आपको सभी लिगेंड्स की स्ट्रक्चर्स, उनका नाम, उनकी डेंसिटी और उन पे कितना चार्ज है, ये अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लेना। क्योंकि बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है, यानी कि पहला स्टेप इस चैप्टर का, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रो होना है तो बस बेटा इतना ध्यान रखना कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और अभी हमारे सिर्फ बेसिक्स चल रहे हैं। क्लियर? तो हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजों पे ध्यान दो बेटा, ये स्ट्रांग हो जाएगा तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा। बेटा EN करके हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के जो भी लिखा हुआ था वो लिगेंड होता है। अब वो जो भी एग्जांपल लिखे हुए रहते हैं उसका नाम कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, अगर बड़ा सा है वो तो उसका सिंबल मिलेगा। तो बेटा ध्यान रखना EN इस तरीके से अगर कभी भी ब्रैकेट में मिले उसका मतलब है इथाइलिन डायअमीन। क्या है बेटा, इथाइलिन डायअमीन। और बेटा अगर आपके पास मैं आपको उनको पहचानना सिखा देती हूँ, CH3 ग्रुप किसी के साथ अटैच होता है तो इससे हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। अगर किसी के साथ CH2 ग्रुप यानी कि दोनों तरफ से बॉन्ड बना रहा हो तो इसको बोल देते हैं मिथाइलिन। सेम उसी तरीके से बेटा अगर किसी के साथ C2H5 ग्रुप लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं इथाइल। अगर यही C2H5 यानी कि CH2 दोनों तरफ से बॉन्ड बनाता है तो इसके लिए बोलते हैं इसे इथाइलिन। तो आप अब इथाइलिन को कभी नहीं बोलोगे।
क्लियर? तो क्या होता है बेटा, इथाइलिन डायअमीन। तो इथाइलिन बोलते हैं CH2, CH2 इसको, इसी को बोलते हैं बेटा इथाइलिन। डायअमीन, दो अमीन लगा दो, एक अमीन ये रहा और एक अमीन ये रहा। और इस लिगेंड में ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, यानी इसके पास कितनी डोनर साइट्स है, 2। आपको हर लिगेंड की डोनर साइट्स ऑन द टिप्स होनी चाहिए। डोनर साइट्स पता होंगी तभी कोऑर्डिनेशन नंबर सही निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, इस लिगेंड पे चार्ज कितना है, क्या कोई चार्ज दिख रहा है? ना जी, कोई चार्ज नहीं दिख रहा, यानी कि ये लिगेंड न्यूट्रल है। तो इस पे चार्ज 0 होगा क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड। तो जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उन सब पे चार्ज कितना होता है बेटा, 0। नेक्स्ट देखो बेटा, डाइईन। डाइईन का फुल फॉर्म होता है डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। तो डाइइथाइलिन ट्राइअमीन की स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, ध्यान से देखना। डाइइथाइलिन ट्राइअमीन की स्ट्रक्चर सिंपल, जैसा नाम है वैसा इसका स्ट्रक्चर बना देना है। डाइइथाइलिन तो CH2 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 CH2, क्लियर? डाइइथाइलिन और ये एक अमीन और ये 2 अमीन, ये होता है बेटा डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। अब जैसा इसको देख पा रहे हैं, ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसको हम बीच में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो ये होता है डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डेंसिटी क्या है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई बेटा, 3, क्योंकि इसके पास कितनी डोनर साइट्स हैं, 3 डोनर साइट्स हैं। और वहीं पे इस मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना प्रेजेंट है बेटा, क्या कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, मतलब न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 चार्ज है। क्लियर? तो ये हो गया डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। इसको और अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर सकते थे अगर मैं इसको बीच में रिप्रेजेंट कर दूं, बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर? तो ये यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये होता है बेटा हमारा डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स है, ट्राइईन। ट्राइईन जब जब लिखा हुआ मिल जाए तो क्या समझ जाना, ट्राइईन जब जब लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना बेटा कि वो बात किसकी कर रहा है, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमीन की। किसकी बात कर रहा है बेटा, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमीन की। अब ट्राइइथाइलिन अगर उसने बोला है तो इसमें क्या होंगे, सिंपल 3 इथाइलिन ग्रुप होंगे। क्लियर? और अमीन कितने होंगे, 4। तो हम बना देते हैं इसे, दैट इज CH2 CH2। क्लियर? CH2 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 CH2, ये हमने बना दिए ट्राइइथाइलिन। 2 अमीन हमने यहां बना दिए टेट्राअमीन के और 2 अमीन हमने यहां बना दिए। अब इस केस में ये क्या हो गया बेटा, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमीन। ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है इस सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये जो हमारे पास लिगेंड है इसकी डेंसिटी कितनी है, इसके पास टोटल 4 डोनर साइट्स हैं। इसके पास टोटल 4 डोनर साइट्स हैं। अगर 4 डोनर साइट्स हैं तो इसकी डेंसिटी हो गई 4 और इस पे कोई चार्ज है नहीं, तो इस पे चार्ज कितना हो गया बेटा, 0। नेक्स्ट, अगर कभी भी ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल जाए दैट EDTA, क्या बेटा, या तो EDTA या EDTA -4, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो क्या है, इथाइलिन, तो ये हो गया इथाइलिन। क्लियर? नेक्स्ट, डायमीन, ये रहा
डायमीन। क्लियर। टेट्रा एसीटेट, नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड और बने हुए हैं, तो ये CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। तो यहां पर ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इन चारों जगह से तो कर ही सकता है, साथ के साथ इन नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इस केस में बेटा इसकी डेंसिटी यानी कि इसकी डोनर साइट्स हमारे पास कितनी है 6। और अगर मैं पूछूं कि EDTA पे चार्ज कितना होता है, इट शुड बी ऑन द टिप्स, -4 चार्ज होता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास EDTA का स्ट्रक्चर। अब ये जो EDTA है ये अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। EDTA -3 भी होता है, तो EDTA जो -3 होता है उस पे क्या डिफरेंस होता है समझना बेटा ध्यान से। ये EDTA -3 का मतलब क्या है, नाम बिल्कुल वैसा है, इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट। इस बार क्या होता है बेटा, 3 एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सिंपल 3 एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है बेटा, इथाइलिन CH2 CH2। डायमीन, डायमीन क्या होता है NN। तो 3 एसीटेट ग्रुप है, तो एक हो गया CH2COO माइनस, नेक्स्ट CH2COO माइनस CH2COO माइनस। अब इस केस में टोटल डोनर साइट्स कितनी है बेटा, एक बार काउंट करो। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी डोनेट कर सकता है, और इन तीनों जगह से भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो जो EDTA -3 होगा, जो इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट होगा, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसके पास डोनर साइट्स कितनी है, ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है 5। और अगर हम बात करें कि इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज होता है -3। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सल्फेटो। सल्फेटो किसे बोलते हैं बेटा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस। ये सल्फेट है जिसे अब सल्फेटो बोल दिया गया है। अगर हम बात करें कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई बेटा, इसके पास डोनर साइट्स कितनी है, इसकी डेंसिटी हो गई 2। और इस लीगेंड पे चार्ज कितना होता है बेटा, इस लीगेंड पे चार्ज होता है दैट इज -2। तो जितने लीगेंड्स हम पढ़ते चले जा रहे हैं ये सब आपको याद रखने हैं। इन पे चार्ज कितना है, डेंसिटी कितनी है, बेसिक्स क्लियर होंगे बेटा, तभी हम इससे बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट और कौन कौन से लीगेंड्स है जो हमें याद रखने हैं। क्लियर। ये हेडिंग ऐसे ही डली हुई है बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट लीगेंड है हमारे पास दैट इज पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है बेटा, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है, पिरिडीन हम इससे बोलते हैं। तो नाइट्रोजन के पास यहां पर लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर ये देने की टेंडेंसी रखता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी डेंसिटी भी कितनी हो गई, इसकी डेंसिटी हो गई 1। इस पे चार्ज कितना है बेटा, इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल, इस पे 0 चार्ज प्रेजेंट है। यहां पर PY जो लिखा हुआ है ना बेटा हर किसी के स्टार्टिंग में, ये इनका सिंबल है जो आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो लीगेंड है उस लीगेंड का नाम क्या है, दैट इज ग्लाइसिनेट। इसका सिंबल होता है 2। किसे कहते हैं बेटा ग्लाइसिनेट, दैट इज CH2 एज इट इज। इसके साथ एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि यहां पर ये जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और एक इसके साथ ग्रुप लगा हुआ होता है COO माइनस। याद रखना बेटा ग्लाइसिनेट का सिंबल GLY होता है, और इस केस में जिसके पास कितनी डोनर साइट होती हैं, ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसके पास डोनर साइट कितनी हो गई बेटा, इसके पास डोनर साइट हो गई 2, तो इसकी डेंसिटी 2। और इस पे चार्ज कितना होता है बेटा, इस मॉलिक्यूल पे देखना कितना चार्ज है, -1। बड़ा
काम आने वाला है जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, देखेंगे बेटा, दैट इज एसिटाइल एसीटोनेटो। क्या है बेटा? एसिटाइल एसीटोनेटो। एसी इसका सिंबल होता है। तो बेटा एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O। इसको आपने पढ़ा हुआ है बेटा, इसे एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। और इसके साथ अगर ग्रुप लग जाए, कौन सा बेटा? एसीटोनेटो, दैट इज CO माइनस हेयर CH3। ये ग्रुप कहलाता है एसीटोनेटो। ये याद रखना है बेटा, दैट इज एसिटाइल एसीटोनेटो। और इस केस में इसके पास डोनर साइड कितनी है? इस ऑक्सीजन पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये इस ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और एक ये इस O- से इलेक्ट्रॉन पेयर देकर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर इसकी डेंसिटी कितनी होती है बेटा? इसकी डेंसिटी होती है 2, और इस पे चार्ज कितना देख रहे हो बेटा? -1। तो ये होता है बेटा हमारे पास ग्रुप एसिटाइल एसीटोनेटो, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O-। यस बेटा। नेक्स्ट हमारे पास होता है एसिटाइल एसीटेट। क्या बेटा? एसिटाइल एसीटेट। एसिटाइल एसीटेट को रिप्रेजेंट करते हैं AC से। एसिटाइल एसीटेट ग्रुप जो हमारे पास होता है, तो एसिटाइल अगेन किसे कहते हैं बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O। CH3 C डबल बॉन्ड O एसिटाइल ग्रुप होता है। और एसीटेट किसे कहते हैं बेटा? दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, दैट इज एसिटाइल, दैट इज एसीटेट। अब इस केस में इसकी डेंसिटी कितनी होती है बेटा? ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? ये 2 डेंसिटी शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से भी दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से भी दे सकता है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आते हैं कि मैम लोन पेयर तो 2 होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता? ऐसा नहीं होता बेटा कि अगर 2 हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अगर ऐसा होता तो हमारे लिए स्ट्रक्चर बनाना काफी था, हम डेंसिटी और चार्ज इनका लिख नहीं रहे होते। क्लियर? तो ये जो है बेटा एसिटाइल एसीटेट, जिसे AC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेंसिटी बेटा 1 भी शो करता है, 2 भी शो करता है। कभी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और इस पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है। तो चार्ज आपको याद रखना है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर। तो मैक्सिमम लिगेंड्स में लिखवा चुकी हूं, और भी लिगेंड्स हम कवर कर लेते हैं बेटा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर सारे लिगेंड्स का स्ट्रक्चर, डेंसिटी और चार्ज हमें पता होगा तो हमें कुछ भी नया नहीं लगेगा चैप्टर के बीच में, इसलिए आज की क्लास एकदम बेसिक है बेटा। नेक्स्ट आपने इसका नाम सुना होगा ऑक्सलेट। ऑक्सैलिक एसिड में से 2 H+ निकाल दो, क्या बनता है? ऑक्सलेट बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी लिखा हुआ मिलता है तो OX लिखा हुआ मिलता है। तो जब जब OX लिखा हुआ मिल जाए समझ जाना वहां किसकी बात हो रही है बेटा? ऑक्सलेट। COH होता है, दोनों H+ को हटा दो तो क्या बचता है? COO माइनस COO माइनस। तो ये जो ऑक्सलेट होता है, यहां पर ये जो दोनों O- होती हैं, सिर्फ इनसे इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो 2 होती है, और इस पे चार्ज कितना होता है बेटा? कितना दिखाई दे रहा है? -2। नेक्स्ट बेटा बायपिरिडिल। बायपिरिडिल 2 पिरिडीन को बोलते हैं। क्लियर? BIPY कभी भी लिखा हुआ मिल जाए मतलब बायपिरिडिल की बात हो रही है। बायपिरिडिल को रिप्रेजेंट कर देते हैं ये नाइट्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। नेक्स्ट ये बॉन्डेड है दूसरी पिरिडीन से, ये नाइट्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यहां से ये नाइट्रोजन इधर से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है अपने सेंट्रल मेटल एटम को। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई बेटा? इसके पास कितनी डोनर साइट हो गई? 2। और इस पे चार्ज कितना है? इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इस पे ये कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। क्लियर? तो ये हो गया बेटा बायपिरिडिल। जितने लिगेंड हमने कवर कर लिए हैं इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है बेटा, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इनको रिवाइज करोगे, ये याद होंगे, तभी हम ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स।
एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट होती तो है, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही डोनर साइट से इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर द लिगेंड्स having more than one donor site, ligands having more than one donor site but can donate electron pair at one time, but can donate one electron pair at one time to form coordinate bond. उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम बोलते हैं दैट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने CN ग्रुप के बारे में सुना होगा। ये जो CN ग्रुप होता है, जिसे आप सैनो भी बोलते हो, ऑर्गेनिक में कार्बोनाइट्राइल भी बोलते हो, ये CN ग्रुप के पास 2 डोनर साइट्स होती हैं। यहां पर कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, और यहां पर डोनर नाइट्रोजन भी होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब कार्बन डोनर होता है तब इस लिगेंड का नाम आप क्या लिखा हुआ देखोगे? दैट इज साइनो या साइनिडो। और अगर डोनेट नाइट्रोजन ने किया है इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसका नाम क्या देखोगे? अगर नाइट्रोजन डोनर रहा होगा इस CN ग्रुप में से तो आप इसका नाम सुनोगे आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो। सेम उसी तरीके से बेटा एक और लिगेंड होता है दैट इज NO2। इट इज ऑल्सो एम्बिडेंटेड लिगेंड, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है बेटा, जैसे यहां पर किया था, और वहां पर ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो जब डोनर नाइट्रो होता है, जब नाइट्रोजन डोनर होता है, तो उस केस में इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नाइट्रो। और जब डोनर यहां पर ऑक्सीजन होता है, जब ऑक्सीजन होता है डोनर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ओ नाइट्रीटो। क्या बोलते हैं बेटा? ओ नाइट्रीटो या नाइट्रीटो। क्लियर? तो ये वो लिगेंड्स होते हैं बेटा जिनके पास होती तो एक से ज्यादा डोनर साइट है, लेकिन ये एक टाइम पर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर बेटा? तो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन था लिगेंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट, जिसे हम कहते हैं इनकी डेंसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। पहली बात, ये टर्म्स डिफाइन होती हैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम के लिए। अब दोबारा मत पूछना कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम ब्रैकेट के अंदर जो पहला मेटल लिखा हुआ होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? द चार्ज प्रेजेंट ऑन, क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर? दैट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन a central metal atom, on a central metal atom in a complex or that is coordination compound। एक ही बात है। तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे रेडॉक्स में था, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना उसे x मानेंगे, बाकी जिस पे जितना जितना चार्ज है
जितने आयन से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ओवरऑल न्यूट्रल है तो बराबर 0, ओवरऑल ऊपर कोई चार्ज है तो बराबर उस चार्ज के कर देंगे। मैं 2 एग्जाम्पल कराऊंगी, 10 आप करोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें किसके बारे में बताता है बेटा? कि हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे लिगेंड्स विथ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताता है द नंबर ऑफ coordinate bonds formed by the ligands with central metal atom in a compound, इन अ कॉम्प्लेक्स। तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स ने टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको कभी भी निकालना हो, निकालते दोनों वैल्यू सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही है, तो आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी कि जितने लिगेंड्स दे रखे हैं उन लिगेंड्स को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? उनकी डेंसिटी से, यानी कि उनकी डोनर साइट से। तो आप उनका कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली निकाल सकते हो। एग्जाम्पल्स के साथ अभी हम दोनों चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम का कभी भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको x मानेंगे, बाकी सब पे जितना जितना चार्ज है वो पुट करेंगे। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो बराबर 0, और न्यूट्रल नहीं है तो जितना चार्ज है वो पुट करेंगे और हम वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑल अबाउट कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं उस कॉम्प्लेक्स के अंदर। 6 बने हुए हैं, 4 बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? जितने लिगेंड्स हैं, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ होता है कितने लिगेंड्स हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी डेंसिटी से। डेंसिटी बोले तो डोनर साइट, तो डेंसिटी क्या होती है, लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ये सब हमको क्लियर हो चुका है। तो क्यों ना बढ़े एग्जाम्पल्स की तरफ। यहां पे हमें इन एग्जाम्पल्स में इनका क्या क्या बताना है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो ऑब्वियस है ऑक्सीडेशन नंबर हो या कोऑर्डिनेशन नंबर हो, किसके लिए निकाला जाता है बेटा? ये निकाला जाता है सेंट्रल मेटल एटम के लिए। यहां पर सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मानेंगे, प्लस जितनी भी स्पीसीज हैं जिन पे जितना जितना चार्ज है, क्लियर, तो वो पुट करते जाओ, क्लियर। तो क्या दे रखा है यहाँ पे? K4FeCN6। x को किसके साथ प्लस करेंगे बेटा? प्लस 4 पोटेशियम है और पोटेशियम पे चार्ज +1 था, +1 है, +1 रहेगा। क्यों रहेगा बेटा? पोटेशियम ग्रुप 1 का मेटल है, अल्कली मेटल है, +1 चार्ज होता है, रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा है। प्लस ये क्या है बेटा? 6 है, क्या है? साइनाइड। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1। क्या किसी और पे और कोई चार्ज है? नहीं, बराबर 0। क्लियर? तो यहां से x + 4 - 6 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई +2। तो ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज आयरन। अब हमें निकालना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या फॉर्मूला मैंने बोला बेटा? दैट इज क्या करना है? डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देना है उनकी नंबर ऑफ लिगेंड्स थे। तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 थे और डेंसिटी कितनी होती है साइनाइड की? एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब आप बोलो मैम अभी तो आपने एम्बीडेंटेट में 2 डोनर साइड दिखाई थी। अरे एक बार में तो एक ही दे सकता है, एक बार में एक ही दे सकता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। क्लियर एकदम? नेक्स्ट बेटा यहां पर इसका सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, माना x। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 चार्ज। न्यूट्रल लिगेंड में था, न्यूट्रल लिगेंड मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्लस 3 क्लोरीन है, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1, बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया आपके सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा बड़ा कार्बन छोटा O जैसा दिखने वाला ये CO कोबाल्ट कहलाता है,
और बड़ा कार्बन बड़ा ऑक्सीजन, ये कहलाता है कार्बोनिल। तो कार्बोनिल इज अ लीगेंड और CO छोटा वाला O इज अ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? नेक्स्ट बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा ये यहां पर ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए, और ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर वालों से कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई रिश्ता नहीं होता। ये हम पढ़ेंगे, वर्नर थ्योरी में भी पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत होती वहीं से है, लेकिन हमें बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। लीगेंड ब्रैकेट के अंदर ही होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। बाहर वाला तो आयनाइजेशन स्पेयर होता है ना, तो यहाँ पे लीगेंड कौन है, अमोनिया। अमोनिया कितने हैं, 6। उनकी डेंसिटी कितनी होती है, एक डोनर साइट होती है, मोनोडेंटेड लीगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल्स देखो। नेक्स्ट यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन, ये 4 पता नहीं क्यों इस तरीके से लिखा हुआ है। यस बेटा देखो ध्यान से, यहां पर हमें दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, बता देते हैं। यहां पर देखो बेटा सेंट्रल मेटल एटम निकल, X माना +4, CO लीगेंड है, कार्बोनिल लीगेंड है। अगर आपने क्लासिफिकेशन में ध्यान दिया हो तो ये एक न्यूट्रल लीगेंड है। न्यूट्रल लीगेंड है तो इस पे 0 चार्ज है, बराबर 0, तो इस पे कितना आ गया, 0। क्लियर? ये न्यूट्रल लीगेंड है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल 0, यानी कि यहाँ पर निकल पे कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था। कितने लीगेंड्स है बेटा कार्बोनिल, 4 लीगेंड्स है। डेंसिटी कितनी, डेंसिटी कितनी बेटा कार्बोनिल की, 1। क्लियर? कार्बोनिल की डेंसिटी कितनी है बेटा, 1। तो डेंसिटी 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा, 4। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ बेटा FeCO5, अगेन एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आया हमारे पास। यहां पर आयरन है, आयरन को माना X, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, 0। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे बेटा, यहां पे ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। लिगेंड कितने हैं, 5, डेंसिटी कितनी, 1, तो कितनी आ गई कोऑर्डिनेशन नंबर 5। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता किसका है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का। क्लियर? अगर मैं पूछूं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे, मैम ये एक सिंपल कैटायन है। क्या है बेटा, ये एक सिंपल कैटायन है, और ये एक कॉम्प्लेक्स एनायन है। क्या है बेटा, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। यहां पर हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, जिसका निकालना है उसे X माना। यहां पर 3 सोडियम है बेटा, सोडियम पे चार्ज +1 था, +1 है, +1 रहेगा, प्लस 3 ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट की स्ट्रक्चर याद की थी, डेंसिटी याद की थी, चार्ज याद किया था, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज यूज होता है। ऑक्सलेट पे -2 चार्ज होता है, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0। कितना आ गया बेटा यहां से, X + 3 - 6 बराबर 0, X बराबर +3। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितना आ गया, +3। क्लियर? तो ये ध्यान रखना बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों ही सेंट्रल मेटल एटम की प्रॉपर्टी है। क्लियर? उसका कैटायन एनायन से कोई रिश्ता नहीं है। नेक्स्ट बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लीगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। कितने लीगेंड्स है बेटा, 3। डेंसिटी, ऑक्सलेट की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, ऑक्सलेट की डेंसिटी होती है 2, 2 डोनर साइट होती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर ध्यान से क्या कॉम्प्लेक्स हमको दिए हैं, दैट इज FeCN6 - 3। अब यहां पर इन दोनों का हमें ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों निकालना है। पहला एग्जांपल देखेंगे बेटा, यहां पर आयरन, इसको माना X, क्लियर, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, +6, साइनाइड पे चार्ज -1, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज इस बार -3 है, न्यूट्रल नहीं है, तो कितना आ गया बेटा, X - 6 बराबर -3, X की वैल्यू आ गई +3। ये क्या है बेटा, ये आ गई हमारे पास, दैट इज
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। वहीं पे हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो क्या फॉर्मूला है बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी 1, तो कितना आ गया 6। ये जितने भी एग्जांपल्स मैं करवा रही हूँ बेटा, अगर समझ में आ गया हो तो पहले वीडियो पॉज कर लेना, सॉल्व करना, फिर आंसर मैच करना। ये बेस्ट तरीका होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर को लाइव की तरह आप ले सकते हो। नेक्स्ट बेटा, कोबाल्ट। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, इसको माना X, क्लियर। चार्ज En याद करवाया था, En क्या होता है, इथाइलिन डायअमीन, याद आया। उसकी ये याद हो जाना चाहिए बेटा कल तक, ऑन द टिप्स हो जाना चाहिए बेटा, क्योंकि कल मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगी, तो नोमेनक्लेचर में ऑक्सीडेशन स्टेट यूज होने वाला है, तो पहले इसमें प्रो हो जाना आज की डेट में। और कुछ नहीं पढ़ा रही हूं आज, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर। ये X है बेटा। इथाइलिन डायमीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, कैसा बेटा, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 क्लोरीन है, चार्ज -1 बराबर 0। X की वैल्यू आ गई +3, तो ये क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, क्लियर। अब हम निकाल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो लिगेंड्स कितने हैं 3, En का फुल फॉर्म इथाइलिन डायअमीन, डेंसिटी कितनी थी 2, दोनों अमीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो इसका कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, K2ZnOH4 सेंट्रल मेटल एटम जिंक, OH लीगेंड, पोटेशियम काउंटर आयन। ये टर्मोलॉजी में अब आपको बात करनी है, ताकि आपके ये टर्म्स क्लियर हो गई तो आगे चैप्टर की सारी चीजें क्लियर हो जानी है बेटा। यहां पर जिंक का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो जिंक को X माना, प्लस 2 पोटेशियम है, चार्ज +1 था, +1 है, +1 रहेगा, 4 OH ग्रुप है, OH पे चार्ज -1 होता है, हाइड्रोक्सो नेगेटिव लिगेंड है, न्यूट्रल, एनाइनिक बराबर 0, तो कितना आ गया बेटा X + 2 - 2 बराबर 0। X की वैल्यू आ गई +2 - 4 बराबर 0, तो X की वैल्यू आ गई +2। ये क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक। अभी हमें कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या फॉर्मूला है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला है दैट नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, OH की डेंसिटी 1, कितना आ गया बेटा 4, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा, Fe32O4 होल थ्राइस Cl3, हमें एग्जाम्पल किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। ये हो गया आयरन सेंट्रल मेटल एटम, इसको माना X, प्लस 3 लिगेंड है, चार्ज कितना होता है ऑक्सलेट पे, अभी किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, C2O4 OX, चार्ज -2 होता है, प्लस 3 क्लोरीन है, चार्ज -1 होता है, बराबर 0। यहां मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कॉम्प्लेक्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो कितना आ गया बेटा X -6 - 3 बराबर 0। ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। कुछ तो गड़बड़ है इस एग्जाम्पल में, क्लियर। इस एग्जाम्पल को हटा देते हैं बेटा, क्लियर, +9 तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट बेटा, यहां पर भी गड़बड़ है, कार्बन 4 वाला कौन सा लिगेंड होता है भाई, कोबाल्ट होगा ये, यस बेटा। इस लिगेंड को देखो ध्यान से, यहां पर ये है कोबाल्ट, क्लियर। अब यहां पर हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों निकालना है, तो इस केस में इसको हमने माना X, प्लस अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे +2 चार्ज था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा कोबाल्ट की +2। अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, कितना आ गया बेटा 4, तो ये क्या आ गई डेंसिटी कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा कल की क्लास में, तो आज हमने कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अच्छे से निकालना सीखा है। आज के नोट्स को प्रॉपरली बनाना बेटा, ये मत सोचना डेफिनेशन हमारे काम की नहीं है, बेसिक्स क्लियर होते हैं बेटा, अगर चीजें हमें समझ में आ जाए फिर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने डाउट में मुझसे पूछा कि मैम
आपके नोट्स, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और समझ में भी सब आ रहा है, तो यही नोट्स मैं निकलवा लूं क्या? आई सेड नो, इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट राइट नाउ वी आर हैविंग टाइम। हम 1.5 घंटे की क्लास सिर्फ आपकी ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 15 मिनट्स एक्सीड कर देती हूँ, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ जितना पढ़ा उतना आपको कल तक आना चाहिए, मेरे साथ साथ आपका भी सिलेबस होना चाहिए। आज सिर्फ 2 सिंपल टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन वो तभी समझ में आएंगे जब इनिशियल पूरा पढ़ोगे। आप में से कुछ बच्चों को आधी चीजें आती होंगी, आधी नहीं आती होंगी, तो बेटा वो मिड वाली स्टेज सबसे बेकार होती है। या तो हमें कुछ ना आए या तो हमें सब कुछ आए, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ड्रॉपर्स के साथ होती है। और इस टाइम पे जो हम मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक हम ये करते हैं कि हमें लगता है यार हमें सब आता है, हमें लगता है हमें आता है, तो हम जिस चीज से हमें डर लगता है हम उस टॉपिक को कहीं से छानबीन के पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसे केमिस्ट्री बोलते हैं बेटा, हर चीज का एक दूसरे से रिलेशन होता है। अगर डीएनएफ नहीं पढ़ते तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से नहीं आता, नहीं आता तो कोऑर्डिनेशन में आप वीबीटी जब पढ़ेंगे आपको कॉन्फ़िगरेशन बहुत हेल्प करेगा। कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता होगा ना तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। तो वहां मैंने मेंशन किया था कि 3D की पूरी सीरीज और 4D और 5D में लास्ट 3 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड बेटा। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज तब तक टफ है जब तक हमने उसे किया नहीं है, तो किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे डीएनएफ में आप प्रो हो गए हो, नहीं भी हुए तो हो जाओगे, गलतियां सुधारनी है बस। कल के पीवाईक्यूज के बहुत बच्चों के रिस्पॉन्स आए, मैम इतना गलत था इतना सही था। जो गलत था ना उसे नोट्स में ऐड कर लेना, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो आपको नहीं आता था। जो आता था दैट इज वेल एंड गुड, जो नहीं आता हमें उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, मिलते हैं कल की क्लास के में। तब तक के लिए एक और चीज, विश्वास दिवस के बारे में आपको पता चल गया होगा, अभी नहीं पता चला है, 28 को पता चलेगा, मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि वो सरप्राइज है। बट स्टे ट्यून, बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, तो बस वेट करो बेटा। मिलते हैं 28 फैब को विश्वास दिवस पे, लेकिन कल की क्लास में हम यहीं मिलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।